नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 103 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी आज से हम क्या करने वाले हैं, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। किससे रिलेटेड? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड। और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें कुछ टॉपिक क्या करने पड़ेंगे, कवर करने पड़ेंगे। और वो टॉपिक क्या है? ओम्स लॉ, conductivity, resistivity of a different type of material and electric field inside a pure conductor when charge is moving। जब चार्ज रेस्ट में होता है, हमें पता है कि किसी भी एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है ना। हमारा जो नेक्स्ट एम है इसमें, यानी जो यहाँ पर टॉपिक है, एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जहां पर चार्ज क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। तब उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 होगा या फिर कुछ और होगा, वो हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर होने वाली है वो क्या करेंगे, हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और जो क्वेश्चन क्या होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है। तो इस जो पूरा जो मेरे हमारे पास क्या है, ये लेखा जोखा है, इसका यहां पर तक का पोर्शन आज हम पूरा कर लेंगे। और जो क्वेश्चन वाला पोर्शन है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। यहां पर कम से कम 5 और 6 क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करूंगा। 5 और 6 क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तभी मैंने यहां पर क्या लिखा है, बहुत सारे क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सिंपल होंगे, एक बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन क्वेश्चन होंगे जो कि किस बुक से होंगे, ग्रिफिथ बुक से होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ग्रिफिथ बुक से जो भी क्वेश्चन होगा वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो रोज की तरह कोई पेन निकालो और हेड डालो। क्या सबसे पहली हेडिंग क्या हो जाएगी, नॉट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चैप्टर का नाम डाल दो क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन उसके नीचे लिखो, पहला जो हेडिंग है वो क्या है, हमारे पास ओम्स लॉ है। तो हेडिंग क्या डालेंगे आज हम, ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ? सबने पढ़ा हुआ है भैया, बचपन से पढ़ा हुआ है कि ओम्स लॉ इज, या फिर ओम्स लॉ स्टेट दैट कि V इज इक्वल टू आई आर, या फिर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R व्हेन ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी कंडक्टर इज अनचेंज। जो V है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए कंडक्टर। और जो मेरे पास I है, I क्या होता है, करंट होता है, करंट इन द कंडक्टर। अगर मेरे पास एक ये वायर है, इस वायर में अगर I करंट फ्लो कर रही है और इसके इस एंड और इस एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, तब जो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, I होगा। और V इक्वल टू क्या होता है, हमारे पास IR होता है। हियर R इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड दिस R इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर, और वी कैन से रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, या फिर वो रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, जिस मटेरियल से वो करंट क्या हो रही है, पास हो रही है। ये क्या था, ये जो हमने वे पढ़ा था किसी भी ओम्स लॉ को पढ़ने का, वो कौन सा वे था, क्लास 12th वाला और क्लास 10th वाला वे था। आज थोड़ा सा एक अलग अप्रोच अपनाएं या फिर अलग तरीके से ओम्स लॉ को डील करने की कोशिश करें। ओके, चलो करते हैं। देखो, कुछ नई चीजें सीखते हैं। अगर हम सीख रहे हैं तो नया सीखो। ये तो कहीं भी मिल जाएगा ना आपको, इस पर कम से कम 50 वीडियो मिल जाएगी आपको कि V इज इक्वल टू आई आर होता है क्या, ओम्स लॉ सबने बताया होगा, यही बताया होगा। ये थोड़ा अलग तरीके से डिस्कस करेंगे। हमारा रिजल्ट तो यही आएगा, V इज इक्वल टू आई आर ही आएगा। लेकिन जो अप्रोच है या फिर करने का तरीका है उसको थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज करते हैं। देखो चेंज कैसे करते हैं। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अभी तक की बात करो। अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे हैं इस पूरी लेक्चर सीरीज में, हम किसकी बात कर रहे थे? हमने पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करी। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हुआ कि हम किसकी बात कर रहे हैं, एक स्टैटिक स्टडी चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी स्टैटिक चार्ज की बात करें, स्टैटिक सोर्स चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम किसकी बात कर रहे थे, मैग्नेटोस्टेट की बात कर रहे थे, तब वहां पर हम स्टडी करंट की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे, स्टडी करंट की बात कर रहे थे। लेकिन करंट की बात कर रहे थे, करंट का मतलब मूविंग चार्ज। यानी मैग्नेटोस्टेट में क्या था, हमारे पास मूविंग चार्ज, यानी चार्ज क्या कर रहा था, हमारा मूव कर रहा था। अब ध्यान से जरा सोचो, अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। मैं अज्यूम करूं कि मेरे पास क्या है, एक कंडक्टर है। मैं कंडक्टर लाने की कोशिश करता हूं। देखो ये क्या है, एक वायर है, एक सिल्वर का वायर है। ठीक है या नहीं है? तो एक कंडक्टर है। तो मान लिया इस कंडक्टर में क्या कर रही है, करंट इस तरीके से फ्लो कर रही है। ऐसे हमने बहुत सारे अरेंजमेंट अभी तक देखे। हमने एक क्या देखा, सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रहा है, सोलेनॉइड में करंट फ्लो कर रही है, या फिर किसी एक थिक वायर में करंट फ्लो कर रही है, किसी एक प्लेट में करंट फ्लो कर रही है, किसी एक थिन वायर में करंट फ्लो कर रही है। तो हमने डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट अभी तक हम देख चुके हैं। नाउ उन अरेंजमेंट में हो क्या रहा है, करंट फ्लो कर रही है। करंट फ्लो करने का मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। नाउ अगर मुझे किसी चीज को मूव कराना है, अब ध्यान समझना बात को, इस बात को एक बार सोचने की कोशिश करो या फिर इसको ऐसे विजुलाइज करने की कोशिश करो। कोई चार्ज पहले रुका हुआ है, उसको मुझे क्या कराना है, मूव कराना है, यानी उसकी वेलोसिटी में चेंज लाना है। ठीक है, वो रुका हुआ है, उसकी वेलोसिटी 0 है, उसकी वेलोसिटी मुझे चेंज लाना है। मुझे क्या करना पड़ेगा, उस चार्ज पर फोर्स लगाना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, उस चार्ज पर फोर्स लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा, आंसर है हाँ जी लगाना पड़ेगा। ओके, और ये देखा गया, ध्यान सुनना बात को, मैं अभी लिख कर चलूंगा सब। ये देखा गया कि किसी भी एक कंडक्टर में जो करंट डेंसिटी होती है, करंट डेंसिटी क्या होती है हमने पढ़ा हुआ है, वॉल्यूम करंट डेंसिटी की बात हो रही है, तो जो करंट डेंसिटी जे होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फोर्स पर यूनिट चार्ज के। ध्यान सुनना बात को, किसी भी एक कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रही है तब उस कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट डेंसिटी, या बोलते हैं उस कंडक्टर की जो करंट डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फोर्स पर यूनिट चार्ज के। ओके, ये बात को लिख के चलते हैं फिर आपको बेहतर समझ में आएगा। तो सिंस अगर इफ वी हैव ए कंडक्टर, पहले यहां पर कंडक्टर बना दो यूं करके, मान लिया हमारे पास क्या है, इस तरीके से एक कंडक्टर है, ठीक है, कोई एक वायर है और उसमें क्या हो रही है, आई करंट क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, कुछ करंट आई क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, ठीक है। इफ सम करंट इज flowing in wire या फिर in any conductor, then we have to apply some kind of force to move the चार्ज। ठीक, करंट का मतलब ही क्या होता है, चार्ज मूव करना, और उस चार्ज को मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी प्रकार का फोर्स लगाना पड़ेगा। एंड इट इज फाउंड दैट अब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, इट इज फाउंड दैट करंट डेंसिटी, जो उस वायर में फ्लो करने वाली करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी J, करंट डेंसिटी क्या है, J है, यानी वॉल्यूम करंट डेंसिटी की बात हो रही है, तो करंट डेंसिटी J इज प्रोपोर्शनल टू या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स पर यूनिट चार्ज। ध्यान समझना बात को, क्या, फोर्स पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज में जितना फोर्स लग रहा है उसके क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या, करंट डेंसिटी J। ओके, यहां पर जो F है, स्मॉल f है, वो क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज है, और जो J है वो क्या है मेरे पास, यहां पर करंट डेंसिटी है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज जो J है मेरे पास, जो करंट डेंसिटी है वो क्या है, प्रोपोर्शनल टू F है। J इज प्रोपोर्शनल टू F, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, एंड दिस रिलेशन कम आउट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। कहां से आया, ये एक्सपेरिमेंट से आया। ओके, नाउ व्हेन वी रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, हियर वी हैव सम कांस्टेंट, एंड इन दिस केस दिस कांस्टेंट इज सिग्मा। ये कांस्टेंट क्या है, यहां पर सिग्मा है, और इनटू कितना आ जाएगा, ये F वेक्टर आ जाएगा। अब ये सिग्मा देखकर आपको किसकी याद आती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की याद आती है, बट इट इज नॉट ए सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज समथिंग एल्स, एंड दैट समथिंग एल्स इज नोन एज कंडक्टिविटी। इस सिग्मा का नाम क्या है, कंडक्टिविटी है, यानी एक कांस्टेंट है, या बोलते हैं एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। और कंडक्टिविटी क्या होती है, आपने क्लास 9th में, 10th में, 11th में पढ़ा होगा, और 12th में भी पढ़ा है, यानी आपने कंडक्टिविटी पूरी घिस ली है। तो जो सिग्मा है इसको चार्ज डेंसिटी से कंफ्यूज नहीं लेना है, मतलब कंफ्यूज नहीं करना है। ये क्या है मेरे पास, सिंपल सा एक टर्म है, जिस टर्म को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। हियर सिग्मा इज कंडक्टिविटी, हियर सिग्मा इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड कंडक्टिविटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। एक चीज और आपने और डिस्कस की होगी कि रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज नोन एज रेजिस्टिविटी। एक यहां पर नया वर्ड आया क्या, रेजिस्टिविटी। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी, आपके वहां नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप किसी को पढ़ा रहे होगे तो आपका बच्चा आपसे पूछेगा, मतलब आपके जो स्टूडेंट आपके वहां आते हैं पढ़ने के लिए, वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी। क्या होती है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। ये सिंपल क्या होता है मेरे पास, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी इज नोन एज रेजिस्टिविटी। जो किसी भी मटेरियल की जो कंडक्टिविटी होगी उसका जो रेसिप्रोकल होगा उसे हम क्या बोल देंगे,
रेजिस्टिविटी बोल देंगे। तो इसका मतलब एंड दिस रेजिस्टिविटी इज रिटन एज, किससे दिखाते हैं सिंबल, रो से दिखाते हैं। अब रो यानी वॉल्यूम करंट डेंसिटी नहीं, इसका रो का मतलब क्या हुआ यहां पर, रेजिस्टिविटी से हुआ। रेजिस्टिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय रो, तो इसका मतलब क्या हुआ, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी रो इक्वल टू कितना होता है मेरे पास 1/सिग्मा होता है। रो इक्वल टू क्या आता है 1/सिग्मा। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, और इसे कुछ इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इस रिलेशन को, ठीक है, क्लियर हुई बात। नाउ अब यहां देखो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। हमें क्या होना चाहिए, कम से कम 1-2 कंडक्टर के, 1-2 इंसुलेटर के और 1-2 सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी पता होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप कहीं भी कोई भी एग्जाम लिख रहे होगे, अगर वहां पर आप 1-2 एग्जाम्पल दे देते हैं तो उससे आपकी नॉलेज का पता चलता है, और एग्जामिनर आपसे क्या होता है, प्रभावित होता है। अगर आप अपनी लेखनी से या फिर अपने लिखने के तरीके से एग्जामिनर को प्रभावित कर पा रहे हैं तो आपसे मतलब ये क्या है, आपकी सुपीरियरिटी है, यानी ये आपकी क्या है, महानता कह सकते हो एक तरीके से, यानी आपकी लेखन कौशल की, मतलब आपकी लेखन कौशल अच्छा है, ये वो वहां पर प्रदर्शित होता है कि जब आप क्या देते हो, एग्जाम्पल देते हो इस टाइप से। तो यहां पर ऐसे नेक्स्ट हेडिंग डालो क्या, रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। ओके, अभी मुझे याद तो नहीं है लेकिन आपको याद होने चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो कॉपी करूंगा भाई, मेरे पास मैंने लिखे हुए हैं और मेरे पास किताब है तो मैं किताब का सहारा लूंगा। लेकिन आपको एग्जाम से एक रात पहले 1-2 कंडक्टर, 1-2 इंसुलेटर और 1-2 सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो इस तरीके से, रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल। ओके, मैं कॉपी लाऊं अपनी। रेजिस्टिविटी सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कंडक्टर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, हम सबने पढ़ा हुआ है, कंडक्टर दोज मटेरियल विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले इधर लिखो मटेरियल, इधर लिखो मटेरियल और इधर डालो क्या, कंडक्ट रेजिस्टिविटी। इधर क्या डालेंगे हम, रेजिस्टिविटी। सबसे पहले बात करते हैं एक जो सबसे ज्यादा, जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती, सॉरी सबसे कम होती है, वो है हमारे पास का सिल्वर। सिल्वर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, सबसे कम होती है। अगर सिल्वर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है तो इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, बिकॉज कैसा रिलेशन है, दोनों में क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो ये कितना आता है, रेजिस्टिविटी कितनी होती है इसकी, ये होती है मेरे पास 1.59 इंटू 10⁻⁸। कितनी होती है, 1.59 इंटू 10⁻⁸, यानी बहुत ज्यादा कम होती है। दिख रहा है 10⁻⁸ है, इसका मतलब इट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा होगा नहीं होगा, यानी हमारे घर में अगर हमको क्या करना है, मिनिमम लॉस के साथ एक करंट या फिर एनर्जी हमको प्रोवाइड करानी है सरकार ने, तो उसने किस चीज के वायर लगाने चाहिए, सिल्वर के वायर लगाने चाहिए। लेकिन वायर किसके लगे होते हैं, कॉपर के। बताओ ऐसा क्यों होता है। एक कक्षा 8th का क्वेश्चन है कि वाई वी यूज कॉपर वायर इंस्टेड ऑफ सिल्वर वायर, इवन सिल्वर हैव ए लो रेजिस्टिविटी, ठीक है। और इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो लगभग इसी के बराबर होती है, दैट इज 1.68 इंटू 10⁻⁸। लेकिन कुछ ना कुछ तो अंतर होता है, लेकिन ये अंतर की वजह से, यानी इसकी कम होती है इसकी ज्यादा होती है, यानी इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है इसकी कंडक्टिविटी कम होती है, यानी दिस इज गुड कंडक्टर एंड दिस इज लेस गुड कंडक्टर इन कंपेयर टू सिल्वर। इसका तो हम क्यों कॉपर लगाते हैं, सिल्वर क्यों नहीं लगाते हैं, बताओ भाई, ऐसा क्यों होता है। भैया महंगा है वो, चांदी, चांदी क्या होता है, महंगा होता है, ठीक है। सिल्वर को चांदी बोलते हैं ना, आई थिंक चांदी बोलते हैं। फिर कॉपर के बाद आता है, तभी हम नहीं लगाते, तो बहुत महंगा होता है यार। आई थिंक कुछ ऐसे 60 रुपया ग्राम चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है। तो बहुत है ना, जैसे मम्मी की पैजब होती है पाँव बांधने वाली, देखिए आपने, वो कम से कम 1000 रुपये की आती है। तो ये वायर लगाने में तो घर ही बिक जाएगा हमारा, घर बनाने दूर की बात रहेगी। ओके, तो अगला देखो, अगला होता है मेरे पास यहाँ पर का गोल्ड। बताओ गोल्ड का कितना हो सकता है, यानी इसके बाद जो लेस कंडक्टर होता है गोल्ड होता है, और उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वही बहुत कम होती है, दैट इज 2.21 इंटू 10⁻⁸ होती है, ठीक है। और फिर आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और जो एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी होती है वो होती है मेरे पास कितना, दिस इज 2.65 इंटू 10⁻⁸ होती है। फिर आता है मरकरी, ठीक है। मर्क्यूरी भी क्या होता है हमारा, एक कंडक्टर होता है, अच्छा कंडक्टर होता है।
एंड इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो होती है मेरे पास कितना 9.61 इंटू 10⁻⁻7। फिर आते हैं वो हमारे बचपन के साथी, इनका नाम क्या है, बचपन के भी और अभी भी हम इसको कभी कभी यूज कर लेते हैं, दैट इज ग्रेफाइट। ठीक है, बचपन में पेंसिल खूब खाई होगी आप लोगों ने। बाहर का ग्रेफाइट नहीं होता है, बाहर की तो लकड़ी होती है, अंदर का जो होता है ना काला वाला, उसे हम ग्रेफाइट करते हैं। और इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁵। ठीक है, ये अधातु होता है, यानी अधातु को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, जो ही बोलते हैं। ऊपर वाले सारे क्या है, मेटल है, और ये क्या है, नॉन मेटल है। इवन इफ इट इज नॉन मेटल इट इज ए गुड कंडक्टर। देखो रेजिस्टिविटी क्या है इसकी, बहुत कम है। अगर रेजिस्टिविटी बहुत कम है, इट हैज ए वेरी गुड कंडक्टिविटी। गुड कंडक्टिविटी का मतलब इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ग्रेफाइट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं किसकी, सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं। कुछ सेमीकंडक्टर अगर बात करूं, जो नेक्स्ट है यहां पर वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, कुछ सेमीकंडक्टर के नाम बताओ सबसे पहले। देखो इधर यहां मटेरियल लिख लो, यहां क्या लिख लो, मटेरियल, और यहां क्या लिख लो, सिग्मा यानी रेजिस्टिविटी, सॉरी रो यानी रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले सी वाटर, जो समुद्र का पानी होता है वो क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, सी वाटर। ठीक है, ये आपके जो जिन बच्चों को आप पढ़ाते हो ना वहां पर ये चीजें यूज होंगी। और इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो कितनी होती है, 0.2 होती है, यानी बहुत ज्यादा है भाई। इसके कंपेयर में 0.2 क्या है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, समझ में आ रही बात। और अगर मैं बात करूं कि इसकी एक और होता है जर्मेनियम। क्या होता है, जर्मेनियम इज ऑल्सो ए सेमीकंडक्टर, और इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है कितनी होती है, 0.46 होती है, यानी इट इज ऑल्सो वेरी हाई। डायमंड, डायमंड इज ऑल्सो सेमीकंडक्टर। डायमंड कैसा होता है, सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है, और जो डायमंड की जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है वो कितनी है, वो बहुत ही ज्यादा है, यानी 2.7 है। ओके, देखो ग्रेफाइट और डायमंड दोनों कार्बन से मिलकर बने होते हैं। इधर देखो इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, इतनी कम है। इसकी रेजिस्टिविटी इसके कंपेयर में बहुत ज्यादा है या नहीं है, यानी यहां पर कम से कम मिलियन का अंतर आ जा रहा है। ठीक है, 10⁻⁶ कुछ ऐसा अंतर आ जा रहा है। और फिर बात करते हैं किसकी, सिलिकॉन। सिलिकॉन इज ऑल्सो ए सेमीकंडक्टर, और इसकी रेजिस्टिविटी होती है वो कितनी होती है, बहुत ही ज्यादा होती है भैया, तो 2500 होती है। ठीक है, तो दिस इज वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बुरे कंडक्टर होते हैं, बिकॉज दे हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी एंड लो कंडक्टिविटी। है या नहीं है, आपको साफ यहां पर देखने को मिल रहा है। ओके, तो इस तरीके से यहां पर ऐसे बना दो। नाउ अब बात करते हैं किनकी, कुछ इंसुलेटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सम इंसुलेटर, यहां पर हिंट डालो क्या, आप इसे नीचे को लिखते रहना। हाँ, इंसुलेटर, कुछ इंसुलेटर के नाम बताओ, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब क्या है, हमारे इंसुलेटर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वाटर। जो प्योर वाटर होता है वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ठीक है, अगर मैं किसकी बात करूं, वाटर, वो भी कौन सा वाला, प्योर वाटर। अब प्योर वाटर क्या होता है मुझे पता नहीं है, उनसे पूछना। आप क्यों आते होंगे ना आरओ वाले भैया, उनके पास होता है वो नापने वाला, वो बताते हैं कि प्योर वाटर होता है या नहीं होता है। यानी वो तो हर घर का वाटर, खराब वाटर बता देते हैं जिसके वहां आरओ नहीं लगा हुआ है। जिसके वहां आरओ लग जाता है अचानक से उनके पूरे घर का वाटर प्योर हो जाता है। पता, उनकी मशीन में थोड़ा बहुत गड़बड़ होती है, वो करके करे रहते हैं वैसे। जैसे आपके वहाँ आरओ नहीं लगा है, आपके वहाँ पानी आ रहा है, तो 100% उनकी मशीन में वो गलती दिखाएगा। वो कहेगा कि इसके बराबर खराब पानी मैंने आज तक देखा ही नहीं। लेकिन जैसे मशीन लगा लोगे ना, मतलब इतना साफ पानी हो जाएगा आपके घर का, मानो मत। तो ये क्या होता है, प्योर वाटर क्या होता है, इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है, वो होती है कितनी, 8.3 इंटू 10⁻3। ठीक है, इतनी होती है। ओके, और ग्लास, ग्लास यानी जो हमारे शीशे लगे होते हैं खिड़कियों में, और इसकी तो बहुत ही हाई होती है, 10⁻9 से 10⁻14 के बीच में होती है। 10⁻9 से 10⁻14 के बीच में होती है। अगला आता है रबर। ठीक है, जो कहाँ लगा होता है, वायर के बाहर से लगा होता है। ठीक है, जो रबर है उसकी होती है 10⁻13 से 10⁻15 के बीच में। इवन इट इज वेरी वेरी हाई, इवन इट इज वेरी वेरी हाई। और फिर आता है क्या, टेफ्लॉन, एक कोई मटेरियल होता होगा, मैंने नहीं देखा आज तक, अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है। टेफ्लॉन, इसका होता है 10⁻22 से 10⁻24 के बीच में होती है। आप देख सकते हो जो मेरे पास क्या है, हमारे पास इंसुलेटर हैं, उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन कंडक्टिविटी क्या है, बहुत लो है। कंडक्टिविटी क्या है, बहुत लो है, लेकिन जीरो नहीं है। ध्यान से देखो, चीजों को ध्यान से देखो। जो मेरे पास क्या है, इंसुलेटर हैं, उनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई है,
लेकिन जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा लो है, लेकिन जीरो नहीं है। अगर कंडक्टिविटी जीरो नहीं है तो इंसुलेटर भी थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, कंडक्ट तो करते हैं किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन वो इतना करते हैं कि हमको उसका आभास ही नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रबर हैव आल्सो सम वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, बट दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट हैव सम वैल्यू। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो करंट उसमें फ्लो करेगी ना, तभी तो उसकी कंडक्टिविटी है। अगर उसमें बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं कर रही है, इसका मतलब कंडक्टिविटी विल बी जीरो, ये तो मतलब हुआ। लेकिन कंडक्टिविटी तो जीरो है नहीं, क्योंकि रेजिस्टिविटी की वैल्यू ये निकल के आई है, और इनको तो 1 ये करोगे तो जीरो तो नहीं आने वाला, हमें ये पता है। ठीक है, जीरो कब आता है, जब क्या रखोगे नीचे, आप इन्फिनिटी रखोगे, होता नहीं होता ऐसा। तो इसका मतलब जो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत माइनर सा क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, लेकिन उससे हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये वायर है, इस वायर में भी करंट फ्लो कर रही है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं मेरी जो साउंड एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होकर इस वायर के थ्रू इस मोबाइल में जा रही है, लेकिन वो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। उसका रीजन क्या है, बिकॉज दे आर वेरी बैड कंडक्टर, इतने बैड कंडक्टर है कि कुछ हो ही नहीं रहा है इसमें। समझ में आई बात आपको, आगी ना आगी। देखो अब बात करते हैं किसकी, लेकिन हम तो ये बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं करता, जो इंसुलेटर होता है वो तो बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करता। और जो यहां पर जो मेरे पास क्या है, ये मेटल है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी कि रेजिस्टिविटी बहुत ही ज्यादा क्या होती है, लो होती है। देखो यहां पर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, वो टर्म है क्या, प्योर कंडक्टर एंड प्योर इंसुलेटर, जो कि ऐसी इस दुनिया में कोई चीज नहीं होती। कोई भी मटेरियल प्योर कंडक्टर नहीं हो सकता और कोई भी मटेरियल प्योर इंसुलेटर नहीं हो सकता। लेकिन हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि अगर मैं किसी एक कंडक्टर की बात कर रहा हूं तो वो क्या है, प्योर कंडक्टर है। अगर मैं किसी इंसुलेटर की बात कर रहा हूं, जैसे मैं रबर की बात कर रहा हूं, ग्लास की बात कर रहा हूं, तो वो क्या है, एक प्योर इंसुलेटर है ना। प्योर कंडक्टर का मतलब क्या हुआ, यानी दोज कंडक्टर विच हैव कंडक्टिविटी वेरी हाई, और वी कैन से रेजिस्टिविटी इज जीरो। जिनकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, जीरो होगी, उन्हें हम क्या बोल देंगे, प्योर कंडक्टर बोल देंगे। और जिनकी रेजिस्टिविटी इनफिनिटी होगी, उन्हें हम क्या बोल देंगे, प्योर इंसुलेटर बोल देंगे। तो यहां पर दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि प्योर कंडक्टर एंड प्योर इंसुलेटर का मतलब क्या होता है। ये मिटाऊं मैं, या मिटाने से पहले इसे मिटा दूं, क्योंकि ये हो गया होगा ना, टेबल होगी ना, तो टेबल लिख दी, इसके नीचे टेबल लिख देना, ठीक है। टेबल लिख दी तो इसे मिटाते हैं। अब देखो, अगर इसे मिटा दें तो यहां पर दो चीज लिखो, एक हेडिंग डालो, क्या मतलब ऐसे बुलेट पॉइंट बना के लिखो प्योर कंडक्टर, और उसी के नीचे एक बुलेट पॉइंट बनाओ और उसमें लिखो क्या, प्योर इंसुलेटर, और उनके लिए जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है वो लिख डालो। प्योर कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी, और प्योर इंसुलेटर के लिए रेजिस्टिविटी कितनी होगी, जीरो होगी। तो अगर मैं बात करूं किसकी, फॉर प्योर कंडक्टर, किसके लिए, फॉर प्योर कंडक्टर, जो मेरे पास सिग्मा होगा या कंडक्टिविटी होगी वो कितनी होगी, इन्फिनिटी। और फॉर प्योर इंसुलेटर, प्योर इंसुलेटर जो मेरे पास सिग्मा होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। यानी कंडक्टिविटी कितनी होगी, जीरो होगी, और इसके लिए कंडक्टिविटी कितनी होगी, इन्फिनिटी होगी। इन दोनों को ऐसे बॉक्स में बंद कर दो। ओके, समझ में आया आपको इतनी बात। अब देखो, अब आओ अगेन कहां, इक्वेशन नंबर 1 में। हम बात किससे कर रहे थे, हम ये बोल रहे थे कि अगर मुझे किसी भी एक कंडक्टर में करंट फ्लो करानी है तो उसमें मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। ये किस पे बात हुई, अभी तक जो बात हुई ना, जो यहां पर कांस्टेंट आई ये सिग्मा, इस सिग्मा से ये सारी बातें निकल के आई। अब अगेन कहां आना है हमको, इक्वेशन नंबर 1 में आना है। इक्वेशन नंबर 1 से हमको पता चला कि करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स पर यूनिट एरिया ना। अब यहां पर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया ये फोर्स कौन सा होगा, ये तो बता दो, ये कौन सा फोर्स है जो यहां पर आपने स्मॉल एफ लिख दिया है, ये फोर्स कौन सा है। तो आंसर है दिस फोर्स कैन बी एनीथिंग। ये फोर्स केमिकल फोर्स हो सकता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। आपको सिर्फ चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। अगर चार्ज रुका हुआ है उसको धक्का देना है, उसको मोशन कराना है, तो वो चार्ज, वो जो फोर्स है वो केमिकल फोर्स हो सकता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, वो मेरे द्वारा लगाया गया एक मस्कुलर फोर्स हो सकता है कि मैंने चार्ज को यहां से उठाया और ऐसे घिस के मैंने यहां ले गया, जो कि पॉसिबल नहीं है फिजिकली, लेकिन अगर मैं हाइपोथेटिकली सोचूं तो ये वाला फोर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो ये फोर्स है कौन सा, ये फोर्स कुछ भी हो सकता है। लेकिन ध्यान सुनना बात को, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स।
तो जो हमारे पर्पज से रिलेटेड जो फोर्स यहां पर है, यहां पे जो फोर्स पर यूनिट चार्ज यहां पर है, दैट फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स है वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इन जनरल फोर्स कुछ भी हो सकता है, या फिर फोर्स पर यूनिट चार्ज कुछ भी हो सकता है, कोई भी फोर्स ले सकते हैं हम, लेकिन हमारे पर्पज के लिए या फिर हमारे यूज के लिए वो फोर्स कौन सा है हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, तो फॉर अवर पर्पज नाउ इन इक्वेशन वन फॉर आवर पर्पज द फोर्स पर यूनिट चार्ज F is इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, वो कौन सा फोर्स है हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। सिंस वी नो फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम लॉरेंस लॉ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू E प्लस V क्रॉस B। ठीक है, F इज इक्वल टू Q इंटू E प्लस V क्रॉस B। हियर V इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज, B इज मैग्नेटिक फील्ड इन विच चार्ज इज मूविंग, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच चार्ज इज मूविंग। ठीक है, E क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें वो मूव कर रहा है, B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है जिस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव कर रहा है, और V क्या है? वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से वो चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, और इन अवर पर्टिकुलर केस जो चार्ज है वो किसकी तरफ अंदर मूव कर रहा है? इस कंडक्टर के अंदर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इतनी बात समझ में आई? ओके, अगर इतनी बात समझ में आई, अब यहां पर देखो, इसको क्या बोल दो? सम इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। क्या बोल दो इसको? इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। नाउ होता क्या है? नाउ जनरली यहां बोल सकते हैं, ऐसा बोल दो, जनरली बोल दो, जनरली जो मेरे पास वेलोसिटी होती ना, ये वेलोसिटी ऑफ चार्ज इन, या फिर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल विद अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इनसाइड ए कंडक्टर विच इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटी होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का नाम सुना आपने, क्लास 12 में पढ़ा होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल वेलोसिटी, ये वही है। ठीक है, ये क्या होती है? बहुत ज्यादा छोटी होती है, बहुत कम होती है। अगर ये बहुत कम होती है तो वी कैन नेग्लेक्ट दिस टर्म, इस टर्म को क्या कर सकते हैं? हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसे हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हम खाली इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेकर भी चल सकते हैं। तो क्या बोल सकते हैं? जनरली V इज वेरी वेरी स्मॉल, V इज वेरी वेरी स्मॉल, सो वी कैन नेग्लेक्ट सेकेंड टर्म, जो सेकेंड टर्म है उसे हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन इक्वेशन 2, सॉरी इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में सेकेंड टर्म को क्या कर दो? नेग्लेक्ट कर दो। अगर हमने नेग्लेक्ट किया तो यहां से मेरे पास F, इस Q को नीचे ले आओ, तो F अपॉन Q इज इक्वल टू कितना आ गया? ये आ गया मेरे पास सिंपल E, कितना आ गया? F अपॉन Q इक्वल टू E आ गया, F अपॉन Q इक्वल टू E। एंड F अपॉन Q क्या है मेरे पास? फोर्स पर यूनिट चार्ज है, एंड दिस विल बी इक्वल टू F। ये किसके बराबर हो जाएगा? मेरे पास यहां पर F के बराबर हो जाएगा। तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू स्मॉल f, एंड दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसके बराबर निकल के आ गया? मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर निकल के आ गया। सो इट इज सम इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट दिस इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुट इक्वेशन 3, नाउ पुट 3 इन 1। 3 क्या करो आप फटाफट से 1 में क्या कर दो? पुट कर दो। देखो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी? हमारी मॉडिफाई हो जाएगी। देखो इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास? ये कुछ है कि J इक्वल टू कितना आ जाएगा? सिग्मा इंटू कितना आ गया? E आ गया। J इक्वल टू कितना आ गया? सिग्मा इंटू E आ गया, बिकॉज F इक्वल टू कितना है मेरे पास? E के बराबर है। एंड सेड इज सम इक्वेशन नंबर 4। इसे क्या बोल दो? इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। क्या बोल दिया हमने इसको? इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज ओम्स लॉ। इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं। तो दिस इज ओम्स लॉ, यही क्या है? हमारा ओम्स लॉ है। दिस इज ओम्स लॉ, ये क्या है? हमारा
ओम्स लॉ है या नहीं है? ठीक, यही हमारा क्या है, ओम्स लॉ है। इसका मतलब जो हमने इक्वेशन 4 लिखी और जो मैंने इक्वेशन 1 लिखा, ध्यान सुनना बात को, इक्वेशन 1 क्या था हमारे पास, ये है जो मेरे पास इक्वेशन 1 है, और जो इक्वेशन नंबर 4 है, एक्चुअल में जो इक्वेशन नंबर 4 है वो क्या है, एक स्पेशल केस है किसका, इक्वेशन नंबर 1 का। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इक्वेशन 4 इज ए स्पेशल केस, इक्वेशन 4 इज ए स्पेशल केस ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, जो इक्वेशन 4 है वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन 1 का क्या है, एक स्पेशल केस है, और उसी को हम क्या बोल देते हैं, ओम्स लॉ बोल देते हैं, दैट इज ओम्स लॉ। क्लियर हुई इतनी बात आपको? नाउ अब हमने तो पढ़ा है कि ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ऐसा पढ़ा है ना हमने? आंसर हाँ जी पढ़ा है, तो लिख दो V इज इक्वल टू आई आर। तो एंड दिस लॉ कैन ऑल्सो रिटन एज इक्वेशन 4 कैन ऑल्सो रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अब यहां पर V क्या है, I क्या है, R क्या है, देखो मान लिया मेरे पास क्या है, इस तरीके से कोई कंडक्टर है, ये क्या है मेरे पास, एक कंडक्टर है, और इसका शेप जैसा यहां है थ्रू आउट द जो कंडक्टर है वो क्या है, सेम शेप है। अगर यहां पर बिगड़ गया तो पूरे में बिगड़ा हुआ है, अगर यहां पर ऐसे गोल है तो पूरे में गोल है। ठीक है, और इससे मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जिसका पोटेंशियल कितना है, V है। यानी इसके इन दो एंडों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, V है। यानी जो V है वो क्या है मेरे पास, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर। और जो करंट, ये जो I है, ये क्या है मेरे पास, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। जो करंट I है वो क्या है मेरे पास, इस कंडक्टर से जितनी करंट जा रही है वो है। और जो R है वो क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, जो V है, V क्या है मेरे पास, V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर, और जो I है, I क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। और जो मेरे पास यहां पर R है, दिस R इज रेजिस्टेंस, इसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये कितना हो मेरे पास, A हो, और इसकी यहां से यहां तक लेंथ कितनी हो, L हो, तो जो ये R होता है ना, ये तभी कांस्टेंट रहता है। मैंने क्या बोला, R इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको यहां पर ऐसे लिख दो, ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये कांस्टेंट तभी रहता है जब, ध्यान सुनना बात को, ये जो टर्म यहां पर मैंने R लिखा, ये तभी कांस्टेंट रहता है जब इस वायर की, या बोलते हैं इस कंडक्टर की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या रहे, अनचेंज रहे। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ, इसकी लेंथ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका वॉल्यूम, और इसकी जो रेजिस्टिविटी है या फिर जो इसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तभी जो R होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, R किस चीज पर डिपेंड करता है, R इसकी लेंथ पर डिपेंड करता है, R इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, इन चीजों पर क्या करता है हमारा R, यानी रेजिस्टेंस क्या करता है, डिपेंड करता है। और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, R इज इक्वल टू कितना होता है मेरे पास, रो L अपॉन A होता है। अगर इसकी लेंथ A है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, A है, तो यहां से मेरे पास R इक्वल टू फॉर्मूला निकल के आता है क्या, रो L अपॉन A निकल के आता है। ठीक है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, और कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि R इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा L अपॉन A, ऐसा कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आई आपको इतनी बात? तो ये क्या हो गया हमारे पास, R का एक फॉर्मूला हो गया। किसके केस में, अगर L, अगर इसकी लेंथ L का कैपिटल L रखा तो कैपिटल L लिख दो इधर पे। ठीक है, L इज कैपिटल, ओके, ऐसा कुछ आ गया। तो R इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, रो L अपॉन A आ गया। ओके, और इसकी जो यूनिट होती क्या होती है, यूनिट होती है क्या, ओम। क्या होती है, ओम के नाम पर ही ओम लग दिया, और उसका सिंबल कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ये दिस इज ओम। ठीक है, इस यूनिट क्या होती है, ओम होती है ना। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है
कि यहां मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया, ये माना इसकी लेंथ कितनी है यहां से यहां तक, डी एल क्या है इसकी लेंथ है, और एरिया क्रॉस सेक्शन तो कितना है, ए है, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है। तो इस डी एल लेंथ का, एक छोटी सी लेंथ डी एल का रेजिस्टेंस कितना होगा, एक छोटा सा रेजिस्टेंस कितना होगा, डी आर होगा। एंड दिस डी आर इज डिफाइंड एज, तो रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंथ, डी एल लेंथ का जो रेजिस्टेंस होगा डी आर इज इक्वल टू, ये आर रेजिस्टेंस तो किसका होगा, इस पूरे वायर का। तो डी आर इक्वल टू होता है मेरे पास, वो क्या होता है, रो डी एल अपॉन ए आ जाता है, ठीक है। आर इज इक्वल टू, सॉरी, डी आर इक्वल टू रो डी एल अपॉन ए। यहां से आप ये फॉर्मुला निकाल सकते हो, क्या कर दो, दोनों इंटीग्रेट कर दो, क्या निकल के आ जाएगा, यही फॉर्मुला निकल के आ जाएगा, ठीक है। और इसको ये भी लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, डी आर इज इक्वल टू 1/सिग्मा डी एल अपॉन ए लिख सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्या है मेरे पास, डी आर का फॉर्मूला है, ठीक। कैसे आया, यहीं से आया, ओके ओके। ये सब एक्सपेरिमेंटल क्या है, रिजल्ट है, ठीक। ये देखा गया कि आर एल के प्रोपोर्शनल होता है और ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों के साथ रखा तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आया, रेजिस्टिविटी आया, तो वहां से ये निकल गया, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा ओम्स लॉ है। और ये लॉ तो मतलब इस तरीके से हमने पढ़ा ही हुआ है कि ये पहले पढ़ा था, और ये क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, और दिस इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, जो कि हम बचपन से क्या होते आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा वाला है, ऊपर वाला, वो आपको क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, क्योंकि हम करंट की बात कम करते हैं, करंट डेंसिटी की बात हम ज्यादा करते हैं, ठीक, ओके। तो और कुछ बचा है इसमें, अगर अब इतना हो गया है तो अब बारी आती है किसकी, क्वेश्चंस की, जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले मैं एक बार देख लेता हूं कि जो मैंने फॉर्मूले यहां पर लिखे हुए हैं वो सही लिखे हुए हैं या फिर नहीं लिखे हुए हैं। कहाँ लिखा था मैंने, ठीक है, बिल्कुल क्या है, सही है फॉर्मूले। एक चीज और जो आपको बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तब भी समझ में आ जाएगा, जो ये एरिया है ना, जो एरिया ए लिखा है, एरिया क्रॉस सेक्शन है, लेकिन किसी किसी टाइम पर आपको क्वेश्चन में ऐसा एरिया मिल सकता है, कैसा, ऐसा एरिया मिल सकता है, ठीक है, और करंट ऐसे फ्लो कर रही है। अब जो ये एरिया ए होगा ना, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द फ्लोइंग डायरेक्शन ऑफ करंट वाला होगा, ये वाला एरिया होगा। देखो ये कहां से आया, आपने एक चीज पढ़ी होगी, करंट आई इक्वल टू जे इंटू डी ए परपेंडिकुलर, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, यानी जो यहां पर एरिया होता है वो कौन सा वाला होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट वाला होता है, ठीक है। तो वहां से यहां पर जो एरिया होगा वो कौन सा वाला होगा, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा जो करंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अगर ऐसा एरिया है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसा है और करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तब यहां पर तो ये एरिया इसके परपेंडिकुलर नहीं हुआ ना, इसका एरिया परपेंडिकुलर कौन सा वाला हुआ, ये वाला हुआ, यानी कौन सा एरिया हुआ, ये वाला एरिया, ठीक है, समझ में आई बात। तो उसको हमें वहां पर निकालना पड़ेगा, उसके लिए बेहतर फॉर्मूला कौन सा वाला होता है, ये वाला होता है, ठीक है। वो हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, ओके। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। ये लेक्चर में बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता थी, कुछ चीजें अगर पता नहीं थी, ओके ओके। एक चीज और कि फील्ड इनसाइड कंडक्टर, ठीक है, फील्ड इनसाइड कंडक्टर कैसे निकालोगे, देखो तो एक चीज हमने पढ़ी हुई है, अगर मेरे पास क्या है, ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, और हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, यानी चार्ज रुका हुआ है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू वो 0 होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो, चार्ज चल रहा हो, जैसे ये कंडक्टर है या कंडक्टर है या नहीं है, इसमें करंट इस तरीके से क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, इसको मिटा दूं मैं, देखो यहीं पर देखो, इसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज इधर की ओर आ रहा होगा और पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर जा रहा होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव आयन होंगे इधर की ओर जा रहे होंगे, वो कम मूव हो रहे होंगे, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इधर की ओर आ रहे होंगे। तो यहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहां पर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये एक कंडक्टर है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू जे अपॉन सिग्मा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जे अपॉन सिग्मा। अब एक चीज आपने देखी है कि फॉर कंडक्टर, अगर हम बोल रहे किसके लिए, फॉर ए प्योर कंडक्टर, फॉर ए प्योर कंडक्टर सिग्मा या बोलते हैं कंडक्टिविटी इज वेरी वेरी लार्ज एंड इट इज टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर फॉर प्योर कंडक्टर की बात करूं तो फॉर प्योर कंडक्टर दिस इज सिग्मा इज इंफिनिटी,
तो दिस विल बी इक्वल टू जे अपॉन कितना आ जाएगा इन्फिनिटी, तो ई इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। तो इनसाइड ए प्योर कंडक्टर, जैसे यहां प्योर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो सेम यहां भी होता है। जब हम किसकी बात कर रहे होते हैं, मूविंग चार्ज की बात कर रहे होते हैं, और अगर हमारे पास दिया गया कंडक्टर प्योर कंडक्टर है तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0 होगा, चाहे चार्ज मूव कर रहा हो या फिर चाहे रेस्ट में हो। लेकिन प्योर कंडक्टर जैसी कोई चीज नहीं होती है। सारे कंडक्टर कैसे होते हैं, मतलब प्योर नहीं होते। किसी भी कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो इन्फिनिटी नहीं होती है, उनकी कुछ ना कुछ क्या होती है, वैल्यू होती है। अगर उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है तो वहां पर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। बिकॉज रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत हाई, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा कम होगा। अगर प्योर कंडक्टर होगा तो 0 होगा, अगर प्योर कंडक्टर नहीं होगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, लेकिन वो फाइनाइट वैल्यू क्या होगी, बहुत ही ज्यादा कम होगी। समझ में आई बात। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर व्हेन चार्ज इज मूविंग। अगर प्योर कंडक्टर है 0, अगर प्योर कंडक्टर नहीं है तो कुछ वैल्यू होगी जो क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी। समझ में आई इतनी बात। ओके, तो अब लेक्चर क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक है, वो टॉपिक छूट गया था, अचानक से याद आया मेरे को। ठीक है, तो अब बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसकी, क्वेश्चंस की, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले हैं। ग्रिफिथ से क्वेश्चन करेंगे, आप खुद करने की कोशिश करना। 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 जितने भी वहां पर देखने को मिलते हैं वो सारे कर डालो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, मतलब खुद से करने में इंटरेस्टेड हो तो करो, नहीं तो कल को तो मैं कराऊंगा। समझ में आई बात। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और एक काम, इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो, फैला दो इसको। ठीक है, और सबको पता चलना चाहिए कि हम ये पढ़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की ओर जा रहे हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जाएंगे हम। फिर आएंगे क्या, मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, अभी बहुत लंबा रास्ता क्या करना है हमको तय करना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपकी यूनिवर्सिटी के लिहाज से भी, नेट गेट जैम के लिहाज से भी। एक ना एक क्वेश्चन तो यहां से बनता ही बनता है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, बहुत छोटा सा है लेकिन है क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।